अगर वो चाहता तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम को एक्सपोज कर सकता था। अतुल सुभाष ने बहुत ही गलत स्टेप लिया। ठीक है। और जो उसने बोला है वो बहुत ही सही बोला है, बट उसने थोड़ा कम बोला है, बताया है अभी इंडियन जुडिशरी के करप्शन के बारे में। इंडियन जुडिशरी इतनी करप्ट है, आप सोच भी नहीं सकते। उसका लाइव एग्जांपल मैं हूँ। मैंने एक्सट्रीम लेवल पे जाके रिसर्च किया है और सारी चीज़ों को फील किया है। मुझे लगता था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बायस नहीं है, और रजिस्ट्रार विजिलेंस रजिस्ट्रार जनरल भी बायस नहीं है, बट वो भी करप्ट जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने कोर्ट के अंदर बहुत एविडेंस सबमिट किए हैं अगेंस्ट टू साउंड जजमेंट। एक ऑनेस्ट जज मिला भी था, उनका नाम था NS गिल। आजकल वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं जलंधर के। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि मजिस्ट्रेट डिफरेंशियल का जजमेंट गलत है और मेरी वाइफ फ्रॉड है। बट हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना करप्ट है कि उनकी ट्रांसफ़र कर दी। मैंने 7 जगह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक ई फाइलिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने रूल दे जाते ना बोलकर, और ये कहा कि नोटिस ऑफ अमेंडमेंट न्यू पटिशन अपने अभी सबमिट अगेन। मैंने सेक्शन 2(1) IPC, सेक्शन 167 IPC, 340 CRPC, 120B, 491, 500, आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और आर्टिकल 235 में पटिशन फाइल की थी। अगर मैं लॉ की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बनाया जाता है राइट जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, लिबर्टी के लिए और फ्रेटर्निटी के लिए। बट आज हमारे देश में किसी भी इंसान को जस्टिस नहीं मिलता। ये फैक्ट है। ये जितने करप्ट हैं कि अगर उनको एविडेंस दे भी दें फिर भी वो किसी के ऊपर एक्शन नहीं लेते। अगर एक जुडिशरी ऑफिसर को लॉ ही नहीं पता तो किस बात का जुडिशरी ऑफिसर है। अगर मैं आज आपसे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और फंडामेंटल राइट्स और रूल एंड रेगुलेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट और गाइडलाइंस की बात करूं, आधे से ज़्यादा जुडिशरी ऑफिसर्स को पता ही नहीं है। एक जुडिशरी ऑफिसर को ये नहीं पता कि विटनेस एक्ट सेक्शन 118 के तहत लड़की की माँ बाप विटनेस नहीं बन सकते डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर। एक जुडिशरी ऑफिसर को ये नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस का मीनिंग क्या होता है। एक जुडिशरी ऑफिसर को ये नहीं पता कि डी एक्ट सेक्शन 21 के अंदर टेम्पररी कस्टडी का लॉ होता है कि नहीं होता। एक जुडिशरी ऑफिसर को ये नहीं पता कि ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 12 रूल 6 क्या होता है। एक जुडिशरी ऑफिसर को यही नहीं पता कि सेक्शन 182, 187, 191, 192, 193, 195, 197, 211 IPC, 340 CRC, 120B, 491, 500 का मतलब क्या होता है। जिस जुडिशरी ऑफिसर को ये नहीं पता कि सोर्स ऑफ एविडेंस सेक्शन 162 का मतलब क्या होता है, तो वो क्या जस्टिस करेगा। जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस या डोरी केस फाइल किया जाता है तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन विदाउट स्ट्रॉन्ग एविडेंस और विदाउट आईए की रिपोर्ट के, इसमें ये प्रूव ना हो जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या डिवोर्स डोरी मांगी गई है, तब तो वो केस रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। रजिस्टर हो रहा है, चल नहीं सकता। बट हमारे जुडिशरी ऑफिसर अपने बाप का ही कानून चला रहे हैं ये देश के अंदर। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा।
जब दो व्यक्ति आपस में एक घर के अंदर रहते हैं और छत के अंदर रहते हैं, तब डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जबकि एक दूसरे को ये नहीं पता कि सेक्शन 2832 डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 2832 2005-2006 रूल नंबर 15 लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 460-470 क्या होता है, वही नहीं पता किसी को। डोरी प्रोविजन एक्ट की बात करूँ तो डोरी एक्ट के अंदर 498 भी कहा जाता है। डोरी प्रोविजन एक्ट की बात करूँ तो उसमें सेक्शन 3 और 4 के अंडर केस फाइल किए जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर लड़के ने दहेज मांगा तो उनके ऊपर केस फाइल होगा। अगर लड़के ने दहेज नहीं मांगा और लड़की वालों ने फिर भी दे दिया तो लड़की वालों के ऊपर केस फाइल होगा। और आज का दौर में बात करूँ तो कोई भी लड़के वाले या उनके माँ बाप कभी दहेज मांगते ही नहीं। फिर भी हमारे देश में डोरी प्रोविजन एक्ट के अगेंस्ट आम आदमी को मेंस को प्रताड़ित किया जाता है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन। जबकि डोरी लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। एक जुडिशरी ऑफिसर को यह नहीं पता जब कोर्ट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट सबमिट की जाती है, जब कोई वकील स्टेटमेंट को सबमिट करता है तो उसकी फोटो कॉपी सबमिट की जाती है और वो अपोजिट पार्टी को दी जाती है। और वो स्टेटमेंट अपोजिट पार्टी को दी जाती है वो ओरिजिनल स्टेटमेंट की फोटो कॉपी होती है। उस पर साइन होते हैं जीरोक्स के टाइप के अंदर स्टेटमेंट के अंदर। और मेरे केस में जितनी भी स्टेटमेंट्स मुझे दी गई वो सारी विदाउट साइन दी गई। और जुडिशरी ऑफिस कहता है वो तो चलती है विदाउट साइन स्टेटमेंट, कोई इशू नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अगर आप जजमेंट पढ़ लें तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ऐसे बहुत से केसों में ये बोल दिया है कि हमको क्या पता उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि नहीं, हमारे पास तो कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट रजिस्टर्ड है, आप खुद भी तो लिख के लेके आ सकते हैं। और मैंने हर एविडेंस हर स्टेटमेंट बिल पर रजिस्टर की हुई है। जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दी मैंने उसके अगेंस्ट में अपना फाइल रिप्लाई फाइल किए करने की कोशिश की और एविडेंस सबमिट करने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने, अगर मैं मजिस्ट्रेट असिस्टेंट की बात करूँ, मैंने उसको अपनी एविडेंस और स्टेटमेंट सबमिट करने की कोशिश की, उसने रजिस्टर उसने की ही नहीं सबमिट। जगदीश सिंह को करने की कोशिश की, उसने नहीं करी। मैंने मेल डाली तो उसने अगली डेट पर सबमिट कर दी। और जब मैंने उसको एविडेंस सबमिट करे तो उसने अपनी स्टेटमेंट में पूरे एविडेंस की डिटेल ही नहीं लिखी। और एविडेंस के केस में आप अगर देखो, मैंने उसकी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करी, इसे मेंशन नहीं किया। मैंने अपनी सैलरी की, इसे मेंशन नहीं किया। ठीक है, मेरी जो वाइफ जॉब करती है फ्रॉम डे 1 से जॉब करती है, वो कहती है मेरी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उसकी मदर ने स्टेटमेंट दी है, जबकि अकॉर्डिंग सेक्शन 118 उसकी मदर बिजनेस बन नहीं सकती थी, फिर भी उसने स्टेटमेंट दी और मजिस्ट्रेट ने उसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, फिर भी उसने रॉन्ग एफिडेविट सबमिट किया। चलो, और मैंने इसको प्रूव भी कर दिया, फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मैंने बोला बार बार, लाइव स्ट्रीमिंग वो करते नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रॉड हैं, एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं मेल पर सारे एविडेंस सबमिट कर चुका हूँ सारी हाई ऑफिशियल जुडिशरी ऑफिसर को, फिर भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। ऐसे फ्रॉड जुडिशरी ऑफिसर हमारे देश में होने ही नहीं चाहिए। ये बायस नहीं है, ये फ्रॉड है। ये आम ये आम आदमी को परेशान करते हैं। ऐसे जुडिशरी ऑफिसर हमारे सिस्टम में नासूर है। जुडिशरी ऑफिसर का मतलब होता है न्यायाधीश। इनको न्यायाधीश का मतलब ही नहीं पता है। अगर एक जुडिशरी ऑफिसर को इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और पैशन फॉर एक्सलेंस का मतलब नहीं होता तो किस बात का जुडिशरी ऑफिसर है वो।
प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, हमारे यहाँ भी गलतियाँ होती हैं लोगों से, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। और पर हम हमारे प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी बात ये है कि हम लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमारा बॉस हमको या तो पनिश कर देता है या एक चांस दे देता है। मैं शायद कभी लाइव आता नहीं, या मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं कभी। और ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी अतुल सुभाष की वीडियो देखने के बाद। मैं हमेशा से सोचता था कि क्यों किसी का करियर ख़राब करना है, और क्यों किसी जुडिशल ऑफिसर की नौकरी खानी है, उनके बच्चे उनकी फैमिली, किसी की फैमिली का की रेपुटेशन क्यों डाउन करनी है, किसी के बच्चों का करियर क्यों ख़राब करना है। पर हमारे देश के अंदर डे बाई डे करप्शन फैलता जा रहा है, और सबसे बड़ा हाथ इसमें जुडिशल सिस्टम का है। एक जुडिशरी ऑफिसर जिसको ये नहीं पता कि अगर कोई व्यक्ति रॉन्ग एफिडेविट सबमिट कर देता है तो कि उसको पर एक्शन लेना है। एक जुडिशरी ये नहीं पता जब भी कोई केस रिजेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले आईए उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और बिना किसी एविडेंस के कोई भी जज जजमेंट लिख ही नहीं सकता। ये अपने कोर्ट के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, ऑर्डर पास कर देते हैं, अगर इनका विरोध करो तो ये इसमें वाइड ऑर्डर दे देते हैं। वाइड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो रिस्पोंडेंट है या एप्लीकेंट है उसने जज के साथ मिसबिहेव किया, ऊंची आवाज़ में बोला, या अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करी, इस टाइप के ऑर्डर देते हैं। अगर एक आम आदमी ऑनेस्ट है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बार बार उसको कोर्ट में डराते हैं कि जेल ऑर्डर दे देंगे। 2-3 बार तो मुझे ही बोल दिया, मैंने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, कहाँ है जेल ऑर्डर, ले जेल ऑर्डर ले। मैं किसी ने कहा है कि उन्होंने हमारे को 5 लाख रुपए दिए डोमेस्टिक वायलेंस और 125 में, और विटनेस एक्ट सेक्शन 1 में उसकी माँ ने स्टेटमेंट दी है। और डिवोर्स में वो कहती है 1 लाख कैश और गोल्ड दिया, जबकि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। मैंने ऑलरेडी एविडेंस मेल पर सबमिट कर दी। वो कहती मैं जॉब नहीं करती, मैंने एविडेंस सबमिट कर दिया है। 1 लाख तो हो जाए कि इनकम मंथली मेरी बताएगी, मैंने अपनी सैलरी भी सबमिट कर दी। बैंक कंपनी जो एविडेंस सबमिट करती है। और जब असिस्टेंट एग्रीमेंट दिया उस टाइम मैं बैंक था, जॉबलेस था, मैंने एविडेंस सबमिट कर दिए, डिस्ट्रिक्ट जज अरुण गुप्ता को दिखा भी दिए। और सबसे बढ़िया वो कहते हैं मैं नशे करता हूँ, विदाउट मेडिकल कराए उन्होंने जजमेंट में लिख दिया, बिना किसी एविडेंस के जजमेंट में लिख दिया। बहुत अच्छी बात है। वो कहता है कि मैं मजिस्ट्रेट रेजिडेंशियल के मैं 50,000 रुपये महीना दे सकता हूँ, जबकि मैंने उसे कहा था कि सर मैं बैंक कर दूँ, जॉबलेस हूँ, अगर ये 20,000 मांगती है मैं 40,000 दूंगा अगर डोमेस्टिक में शादी हो जाता है। मैंने सेक्शन 340 CRPC का केस फाइल किया, सेक्शन 182, 187, 191, 192, 193, 195, 197, 211 IPC, और 120 भी, 420, 490, 500, और आर्टिकल 1450, 1921 और 235 के अंदर एक स्टेटमेंट सबमिट करी, और एविडेंस भी सबमिट करी। उन्होंने हमने कुछ नहीं किया। मैंने 5 साल से मैं अपने बच्चों की मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मिल नहीं पाया। चलो, बट ये कि देखो आज हमारा, जब मैंने गार्डियन एक्ट के अंदर भी केस फाइल किया था, गार्डियन एक्ट सेक्शन 6 ये बोलता है कि हर बाप को अपने बच्चे से मिलने का अधिकार है और उसे टेम्परेरी कस्टडी का अधिकार है।
मैंने जब केस फाइल किया, उन्होंने रिप्लाई फाइल किया, मेरे फाइल जब अगेंस्ट रिप्लाई फाइल किया, और उनकी जजिया वाली सेक्शन 3 मैंने उसका रिप्लाई किया था। और फैमिली कोर्ट का जज था विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह ने मेरे अगेंस्ट ही ऑर्डर दे दिया सेक्शन 9 के अंदर। और मजबूरन मुझे चाइल्ड कस्टडी का केस वापस लेना पड़ा, और उस चाइल्ड कस्टडी से केस वापस लिया, उसने उसमें भी मेरे खिलाफ ही दे दिया कि मैंने डिफ़ॉल्ट किया है, जबकि वो डिफ़ॉल्टर था। वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। इन्होंने मेरे माँ बाप को डोमेस्टिक वायलेंस केस किया, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते नहीं थे। एज पर द लॉ, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ रहता ही नहीं तो उसके साथ डोमेस्टिक, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ही घरेलू हिंसा होता है। और एक घर में रहने वाले लोग जो रहते हैं, उन्हीं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। चलो, डोरी गलत हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस गलत हो गई। सेक्शन 125 CRPC एक्ट से बोलता है कि मेंटेनेंस देना है बीवी को और बच्चों को। बट किसी को ये नहीं पता कि बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के मेंटेनेंस नहीं लगता। पहला पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स है बच्चों का, मेंटेनेंस पाना उनका अधिकार है, उसमें कोई डाउट नहीं। पर अगर एक बीवी रॉन्ग एफिडेविट सबमिट करती है, तो वहाँ पर बच्चों का भी अधिकार खत्म हो जाता है एज पर द लॉ। बट ये फिर भी मेंटेनेंस लगा देते हैं कि मॉरल, कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जबकि अगर लॉ को आप स्टडी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को, अगर सेक्शन 340 CRPC केस लगा हुआ है, तो 125 CRPC चल ही नहीं सकता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सेक्शन 340 CRPC का एविडेंस सबमिट कर दिए हैं, फिर भी मेंटेनेंस नहीं लग सकता। और मेरे केस में जो इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का जजमेंट दिया, ऑर्डर 18 प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिया है, जबकि उसका रूल ये, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रूल ये बोलता है कि अगर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 18 के अंदर कोई भी जजमेंट दिया जाता है, अगर उसमें सेक्शन 19 और 21 मेंशन नहीं होता, तो मेंटेनेंस वैलिड नहीं होता, और मॉनिटर रिलीफ लेने के लिए एविडेंस सबमिट किए जाते हैं, जबकि वो भी नहीं होता। फिर भी आज तक केस चल रहा है। चलो, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया है हमारा ना जुडिशल सिस्टम। एक जुडिशल ऑफिसर को यही पता ही नहीं है। फिर उन्होंने, जब उनको पता लगा अपोजिट पार्टी को कि भैया ये तो काबू नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि आशीष बंसल जी ने जो जजमेंट दिया है, वो 125 में दिया, क्योंकि ये 125 आ नहीं रहा था। मैंने उस पर भी उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। 125 का केस फाइल किया गया था 18 जून 2020 को, और 27 अप्रैल 2021 को ट्रांसफर कर दिया गया फैमिली कोर्ट में। और उससे पहले उसकी डेट थी 29 अप्रैल। मैं 29 अप्रैल को गया, तो वो कहते आपका केस तो फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया विक्रम जी की कोर्ट में। जब मैं विक्रम जी ने उठ गया कि ठीक है, हमारे पास आया होगा तो हम उसको आपको समन भेज के बुला देंगे। 14 अक्टूबर 2022 तक मुझे 125 CRPC के समन ही नहीं आए। डिवोर्स केस फाइल किया गया 16 अप्रैल 2021 को, और 14 अक्टूबर 2022 तक मुझे उसके समन ही नहीं आए। जज सो रहा था, विक्रमजीत सिंह। और जब 15 अक्टूबर 2022 को मुझे 125 की स्टेटमेंट मिली, और डिवोर्स की स्टेटमेंट मिली, मैंने समन पर साइन की। उसके ऊपर ना तो केस नंबर था, और ना ही मुझे समन की कॉपी दी गई। मैं परेशान हो गया। मैंने 5 दिसंबर 2022 को विक्रम सिंह जी की कोर्ट में गया, और वहाँ लाइव चल रहा था, और मैंने उसको बोला मेरे को समन की कॉपी मिल गई, मुझे केस का नंबर ही नहीं पता चल रहा कि कौन सी
केस नंबर क्या है और उसकी डेट कब है, 125 और डिवोर्स केस में। ऊपर समझ नहीं मैं समझ लीजिए। जब मैंने 8 दिसंबर को केस फाइल चेक करी 125 की और डिवोर्स की, तो दोनों में समन कॉपीज है ही नहीं थी अटैच्ड, वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। उससे पहले 10 अक्टूबर 2022 के दिन मैं पहली बार आशीष बंसल की कोर्ट में गया, तो NS2 कहता है कि सर 125 में खर्चा लगा है मुकेश शर्मा को और ये खर्चा दे नहीं रहा, जबकि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस में खर्चा लगाया था आशीष बंसल ने, और डोमेस्टिक में बनता नहीं था। जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो उसने कहा मेरे को 125 में खर्चा लगा है। अगर मुझे 125 में खर्चा लगा है तो फिर 125 का केस आज भी क्यों चल रहा है? तो आप समझ रहे करप्शन कितना है हमारे देश के अंदर। चलो जी, बड़ी शानदार जुडिशल ऑफिसर हमने रखे हुए हैं, और एज पर द लॉ 2 मेंटेनेंस केस नहीं चल सकते। एग्जीक्यूशन अपील चल रही है DV एक्ट के अंदर, सेक्शन 340 CRP मैंने लगा रखा है, एविडेंस मैंने सबमिट कर दी, और 125 CRPC केस अभी भी चल रहा है। 120 CRPC केस चल नहीं सकता, क्योंकि जब तक सेक्शन 340 CRPC मैंने लगा रखा है और उसके एविडेंस सबमिट कर रखे हैं ऑलरेडी। और जब पहले ही 125 में केस लग गया, मेंटेनेंस लग गया, तो दोबारा 125 कैसे लगा दिया। चलो ये भी हो गया। चाइल्ड कस्टडी की मैं बात करूं, अगर 5 साल से नीचे बेटी होती है और 8 साल से नीचे बेटा होता है तो उसकी कस्टडी मांग हो जाती है। अगर 5 साल से ऊपर बेटी की एज होती है और 8 साल से ऊपर बेटी की एज होती है तो कस्टडी बाप को जाती है। और हमारे जो महान जुडिशल ऑफिसर हैं मिस्टर जगबीर सिंह, विक्रमजीत सिंह और आशीष बंसल जी, जब आशीष बंसल जी इतने महान है, उन्होंने अपने जजमेंट में तो लिखा ही नहीं कि मैंने बच्चों के बारे में, मिलने के बारे में कोई डिस्कशन भी करा। विक्रमजीत सिंह जी ने तो अप्रूव भी नहीं किया, उसने उसकी वजह से तो मुझे वापस लेना पड़ गया केस। जगबीर सिंह जी इतने महान हैं कि उनको ये नहीं पता कि DV एक्ट सेक्शन 21 के अंदर टेम्परेरी का लॉ है या नहीं है। अपोजिट पार्टी ने स्टेटमेंट सबमिट करी, उन्होंने 5 पॉइंट्स लिखे थे। पहला पॉइंट लिखा था कि भी ये जो स्टेटमेंट है ये एज पर द लॉ फॉर्मेट में नहीं है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंशन किया है। फंडामेंटल राइट्स 1215 में इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय द किंग जॉन, बाय द रिटन लेटर। एक रिटन लेटर लिखकर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस कराया था 1215 में। हमारा पूरा देश या पूरा वर्ल्ड की बात करूँ तो ब्रिटिश लॉ को फॉलो करता है, और टाइम टू टाइम लॉ में अमेंडमेंट किए जाते हैं। ठीक है, बट ये है कि मोरल ऑल्सो ये है कि हम ब्रिटिश लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर एक जुडिशियल ऑफिसर को ये नहीं पता कि कोई भी व्यक्ति और अपनी स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट लिखकर दे सकता है, बोलकर दे सकता है, लाइव स्ट्रीम भी दे सकता है, और जस्टिस के लिए कोई भी लैंग्वेज या फॉर्मेट बाउंडेशन नहीं है, तो जुडिशियल ऑफिसर बनने लायक ही नहीं है। हमारे देश में ज़्यादातर आदमियों को मुर्गा समझा जाता है, पैसे कमाने की मशीन समझा जाता है, ये सच है। बात करते हैं हमारे महान जुडिशियल ऑफिसर। अभी मैंने आपको बताया जगबीर सिंह के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के कोई व्यक्ति किसी को समन नहीं दे सकता,
और डोमेस्टिक वायलेंस में खासकर जब तक आईए की रिपोर्ट ना आ जाए जिसमें प्रूव ना हो जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। हमारे जगबीर सिंह जी ने मुनैदी समन का ऑर्डर दे दिया मेरे फैमिली के केस के अंदर। 452/50 का केस फाइल किया गया क्योंकि मेरे चाचा जी ने, मैंने और मेरे भतीजे ने उनके घर से 1 लाख रुपए का गोल्ड चोरी कर लिया और मारने की धमकी दे दी। ऐसी स्टेटमेंट सबमिट करी। मेरे बाप के पास 5.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे चाचे के पास 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और ये हमारे पर एलिगेशन लगाया 1 लाख गोल्ड चोरी करने का। बट ये तो जुडिशरी ऑफिसर ने केस को रिजेक्ट कर लिया, जबकि एक ऑनेस्ट आईएएस एएसआई था करम सिंह करम सिंह था, और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था 455 की, और एक मनजीत सिंह थे, डीएसपी मनजीत सिंह, वो कर रहे थे। उन्होंने तो केस को बंद कर दिया जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, कि ये झूठे केस फाइल करते। चलो, सोनीपत के एक थाना इंचार्ज थे, उनका नाम था सुरेंद्र सिंह। वहाँ पर भी उसमें 375, 376 और डोरी और डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए थे। सुरेंद्र सिंह जी ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि झूठी थे। चलो, बट हमारे मजिस्ट्रेट मिस्टर आशीष बंसल जी ने बिना किसी डिस्कशन के अपने जजमेंट में लिख दिया कि 22 फरवरी 2021 को डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, और रिपोर्ट मेंशन है। पिछले 4 साल से वो रिपोर्ट मांग रहा हूँ, आज तक तो मिली नहीं। पिछले 4 साल से मैं एविडेंस मांग रहा हूँ जो जजमेंट आशीष बंसल ने दिया है, और मैंने उसके अगेंस्ट में अपने एविडेंस सबमिट करने हैं। आज तक एक भी एविडेंस नहीं दिया गया, और मैंने सारे एविडेंस मेल पर डाले हैं सारी हाई ऑफिशियल जुडिशियल ऑफिसर से। डिस्ट्रिक्ट जज अरुण गुप्ता जी से 27 नवंबर 2024 को भी मैं मिला। वो मुझे कहते हैं, मुकेश जी, उससे पहले उन्होंने मेरे घर पे एक लेटर भेजा था कि हमने आपके केस के सारे को स्टडी की है, ठीक है, हम उसका फैसला कर देंगे। क्योंकि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की डिमांड करी थी, क्योंकि मैंने बहुत से एविडेंस है मेरे पास जो आशीष बंसल के जजमेंट के अगेंस्ट हैं कि उसने गलत जजमेंट दिया। और जगबीर सिंह, विक्रमजीत सिंह और दीप्ति गोयल, कमलप्रीत कौर, और हमारी सेशन कोर्ट जज डॉक्टर हरप्रीत कौर, और हमारे सेशन डिस्ट्रिक्ट जज अथॉरिटी मिस्टर अरुण गुप्ता सर, इन्होंने भी एक ऑर्डर दिया था 6251/E/B। इसके दो मतलब हैं। पब्लिक रिकॉर्ड में मेंशन किया जाएगी कि प्रवोक किया गया, इसलिए बच्चों को मेंटेनेंस लगाया गया। दूसरा मतलब होता है पब्लिक रिकॉर्ड में मेंशन है कि डोमेस्टिक वायलेंस किया गया और इसीलिए बच्चों का खर्चा लगाया गया। आज तक एविडेंस नहीं दिए गए। और डोमेस्टिक वायलेंस का तो मतलब ये होता है घरेलू हिंसा, जब 1.5 साल से मेरे साथ नहीं थी तो 6251/E/B का ऑर्डर वैलिड कैसे होगा। फिर ये कहते हैं कि और मेरी बीवी ने स्टेट डोमेस्टिक वायलेंस 125 और मजिस्ट्रेट आशीष बंसल का जजमेंट, और ऋचा रानी की माँ शकुंतला देवी जो विटनेस बनी थी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि फरवरी में घर छोड़ा है। जबकि मेरा बेटा 11 मार्च 2019 तक तो डीवी पब्लिक स्कूल में गया है, और उसकी अटेंडेंस 12 मार्च 2019 तक की मैंने मेल पर डाल दी। फिर 12 को एब्सेंट था, 11 तक वो गया था स्कूल। वो आशीष बंसल ने फरवरी से मेंटेनेंस अप्रूव कर दिया, और जबकि मैंने उसको बार बार बोला था कि भाई सर फरवरी में कहीं छोड़ा, 3 अप्रैल 2019 को छोड़ा है। उसके जाने के बाद भी मैंने उसको पैसे ट्रांसफर किए बिना डिमांड के, और मैंने बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर दी। पहले तो आशीष बंसल की मैं बात करूँ, वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट ही नहीं कर रहा था। जगबीर सिंह की बात करूँ तो जगबीर सिंह ही सबमिट नहीं कर रहा था। जब मैंने मेल डाली तो उसने सबमिट कर ली,
तो अब उसने अपने ऑर्डर में मेंशन ही नहीं किया कि मैंने अपनी स्टेटमेंट सबमिट करी है। चलो, इतने महान जुडिशियल ऑफिसर आई। अब आप ये देखिए कि एक आम आदमी सारे एविडेंस कोर्ट में सबमिट भी कर देता है, फिर भी ये लोग एक्शन नहीं लेते। फैमिली कोर्ट का जज मुझे कहता है 6 लाख दे दो। हमारे अरुण गुप्ता जी कहते हैं डिसीजन 7 साढ़े 7 लाख में तुम्हारा डिवोर्स कर देते हैं। उस टाइम पे मैंने उनको कहा, मैं कहा सर 12 लाख दूंगा, बच्चे दे दो। आज 27 नवंबर 2024 को मैं जब मिलने गया तो वो कहते हैं हम आपका डिवोर्स बिना पैसे के अप्रूव कर देते हैं। मैंने कहा मैं पैसे नहीं दे सकता। मैंने बोला आपको, वो भी जस्टिस मांगने आई है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल भेजो, वो गलत है उसके, उसकी माँ गलत है, उसका वकील गलत है, उसको जेल भेजो। मेरे माँ बाप गलत है तो उनको जेल भेजो। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसे कहा कि भाई बच्चे चाहिए। ऋचा रानी ने अपनी स्टेटमेंट डोमेस्टिक वायलेंस 125 की स्टेटमेंट, आशीष बंसल का जजमेंट और विटनेस स्टेटमेंट उसकी माँ दी। उसमें लिखा है कि कोई भी इनकम सोर्सेज नहीं है ऋचा रानी का भी और उनका भी। अगर उनका इनकम सोर्सेज नहीं है तो बच्चों की कस्टडी क्यों नहीं दी आज तक अप्रूव की? भाई अगर वो बच्चे रख ही नहीं सकते, वो खुद लिख के दे रही है कि भी उसकी कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो भाई बच्चों की कस्टडी क्यों नहीं अप्रूव करी? चलो, ये हो गया बच्चों के बारे में। दूरी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पहले ही बता दिया आपको मैंने। ठीक है। और नशे के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको। फिर ये कहते हैं कि बच्चे जिस शिविर में पढ़ते थे फरवरी से लेकर मार्च तक, मेरा बेटा और बेटी दोनों, फरवरी मार्च में तो मेरी बेटी स्कूल ही नहीं जाती थी। रोजी टैनी में पढ़ती थी लुधियाना में। वो रोजी टैनी एक क्रश था जो मेरे घर के सामने वाले ब्लॉक में ही था। बट मस्जिद से रेजिडेंशियल ने लिख दिया कि फरवरी से बच्चे सरहद में पढ़ रहे थे। चलो, बड़ी शानदार जुर्म लिखा उन्होंने। जबकि 30 अक्टूबर 2018 को मैंने अपनी बेटी की एडमिशन फीस सबमिट करी थी डीएवी पब्लिक स्कूल पखवाल में, 35,765 रुपये। उसका सेशन स्टार्ट होना था 1 मार्च 2019 से। बट हमारे मर्जी बंसल जी ने फरवरी से ही स्टार्ट कर दिया कि फरवरी से वो पढ़ रही थी सरहद में ही। इतना ईमानदार जुडिशियल सरहद। चलो, ये भी हो गया। अब इन्होंने केस फाइल किया कि भाई 452 में ना हमको प्लीवरी एविडेंस मिल गया। ये हमारे मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह जी ने 5 दिसंबर 2000 इसी महीने 2024 को का लिख दिया। सेम डे प्लीवरी एविडेंस मिले, सेम डे ही उन्होंने प्लीवरी एविडेंस को क्लोज कर दिया मेरी एब्सेंट में। 4 साल से मैं एविडेंस मांग रहा था तब नहीं दिए इन्होंने। जब मैं एब्सेंट हुआ अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से, क्योंकि मेरी शुगर 528 हो गई थी, तो द कोर्ट नहीं जा पाया इसकी वजह से। मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो हमारे मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह जी ने लिख दिया 45506 में कि प्लीवरी एविडेंस, फर्स्ट प्लीवरी एविडेंस बेसिकली होता है केस को जब रजिस्टर किया है और जो एलिगेशन लगाया है उसका फर्स्ट एलिगेशन का एविडेंस होता है, उसको हम प्लीवरी एविडेंस बोलते हैं। वो कहता मिल गया। मैंने मेल डाली है अरुण गुप्ता जी को, हर चीज़ मेल पर है। जितने भी एविडेंस दिए गए मेल पर है, जितने भी जजमेंट उन्होंने दिए गए हैं उनका रिप्लाई मेल पे ऑलरेडी दे चुका हूँ।
कि भी ये प्रीव्यू एविडेंस सबमिट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अगर प्रीव्यू एविडेंस आपको सबमिट कर दिए गए और आप 100% श्योर हो कि बहुत ही बढ़िया है वो एविडेंस और सही है वो एविडेंस, और पहले तो क्लैपिंग होनी चाहिए कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए कि 4 साल बाद उनको कोई एक एविडेंस मिल गया मेरी फैमिली के खिलाफ। अगर वो एविडेंस सही है तो भाई मेल पे डाल दे, सारी जुडिशरी सिस्टम देख लेगी, पूरा हिंदुस्तान देख लेगा कि भाई हमने डोमेस्टिक वायलेंस किया कि नहीं किया भाई, या 1 लाख रुपया गोल्ड चोरी किया कि नहीं किया। चलो, अभी तक वो दिया नहीं उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि बिना डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव किए मेंटेनेंस नहीं लग सकता। अगर अलग रह रही पत्नी है तो वो 1 साल के खर्चे की दाद होती है, वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैंने जगबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट का एक लेटर सबमिट किया जिसमें लिखा था कि अलग रह रही पत्नी 1 साल के खर्चे की दाद होती है। तो हमारे जगबीर सिंह ने लिखा अलग रह रही पत्नी खर्चे की दाद होती ही नहीं। चलो, बहुत ही उम्दा मैंने सेक्शन 340 की एविडेंस सबमिट की और जगबीर सिंह जी लिखते हैं कि मुकेश शर्मा सेक्शन 340 को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। इतने ज़बरदस्त हैं ये हमारे जुडिशरी ऑफिसर्स। एज पर द लॉ कोई भी केस फाइल किया जाता है वो अलग अलग ही होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। और अगर एक केस के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर पनिश कर दिया गया है तो उस पॉइंट के ऊपर दूसरे केस में पनिश नहीं कर सकते, ये भी क्लियर है, ठीक है। 261 पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट होता है बेसिकली, है ना, जिसमें आम जनता को जस्टिस दिया जाता है, ठीक है। हमारे जुडिशरी ऑफिस को पता नहीं है इनहेंस पावर का के बारे में, नहीं पता उनको क्या होता है, जो सेक्शन 151 होता है बेसिकली, ठीक है, इनको पता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज ने सारी केसों की स्टेटमेंट पढ़ ली। 452 डोमेस्टिक वायलेंस मेरी फैमिली का, डोमेस्टिक वायलेंस केस मेरा, 340 जो मैंने फाइल किया वो भी, और जो मैंने तीनों केसों में स्टेटमेंट अप्लाई की वो भी, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया 7 जजों के ऊपर वो भी, और उसके बाद 125 CRPC भी पढ़ लिया, गार्डियन एक्ट भी पढ़ लिया, सेक्शन 9 भी पढ़ लिया, DV एक्ट भी पढ़ लिया, और DV एक्ट सेक्शन 21 की स्टेटमेंट भी पढ़ ली उन्होंने जो मैंने लगाया। फिर भी उन्होंने अपने जुडिशरी ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन नहीं लिया। चलो, हाई कोर्ट कहती है कि हमने आपके केस को विजिलेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है। विजिलेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, वी कैन नॉट बी शेयर द डिटेल अबाउट इट, कि दिस टाइप ऑफ एक्शन वी आर टेकिंग अगेंस्ट टू देम। बहुत बढ़िया। और सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने को तैयार ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेक्शन चलते हैं, और हाई कोर्ट के अंदर रूल चलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल्स चलते हैं। ये तो सभी को पता है कि यार देखो, मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें ये मेंशन है कि टैक्स पेयर जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो उसके बाद हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। हम इनके नौकर नहीं है, ये हमारे नौकर हैं, ये क्लियर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बार बार मेल को फॉरवर्ड कर रही है एक्शन के लिए, और हमारे चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब ने भी बड़ी कोशिश की है, वो भी मेल फॉरवर्ड कर रहे हैं एक्शन के लिए, बट इन फ्रॉड जुडिशरी से कोई एक्शन नहीं ले रहा। एक DGP, एक DSP, एक SSP को ये नहीं पता है अभी के एक फ्रॉड जुडिशरी ऑफिसर के ऊपर FIR दर्ज कैसे होती है। CBI डायरेक्टर को मेरा केस फॉरवर्ड किया गया, CBI डायरेक्टर साहब ने हमारे लुधियाना के
क्राइम ब्रांच के एसीपी मिस्टर गुरजीत सिंह जी को केस फॉरवर्ड किया। मैं उनसे मिलने गया सारे एविडेंस लेकर। मैंने उनको कहा जी ऐसे ऐसे है। तो कहते हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर आप कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो। मैंने तो आपको नहीं कॉल किया, आप लोगों ने मुझे कॉल किया। मैंने तो आपको मेल फॉरवर्ड नहीं करी। जिसने मेल फॉरवर्ड की उससे बात कर लीजिए। दोबारा से अब मेरा केस सीबीआई डायरेक्टर को फॉरवर्ड किया गया है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारा जूरी सिस्टम ऊपर से नीचे तक करप्ट है। इन्होंने अब लॉबी क्रिएट की हुई है। और ये अपने घर का ही कानून चला रहे हैं। ये सोचते हैं ये जो लिख देंगे वो सही हो जाएगा। पर इनको ये नहीं पता आम आदमी सोता हुआ शेर है, उसको उंगली नहीं करनी चाहिए। वो जाग जाए तो काट खाएगा। मैं ये वीडियो कभी भी नहीं बनाता, जैसे मैंने पहले भी बोला है। ठीक है, मैं ये सोचता था कि वो किसी जुडिशरी ऑफिसर का करियर ख़राब करना है, या उसकी फैमिली की रेपुटेशन डाउन करनी, या उसके बच्चों को भविष्य क्यों डिस्ट्रॉय करना है। पर जब मैंने अतुल सुभाष की वीडियो देखी तब मुझे लगा नहीं, किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस जुडिशरी सिस्टम को जो ये करप्शन फैला रहे हैं उनको सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो वीडियो बनाई है मैंने अपने जस्टिस के लिए नहीं बनाई। जस्टिस तो मैं ले लूँगा इनसे, डंडे के जोर पे ले लूँगा। ये जस्टिस देते नहीं है, इनसे जस्टिस छीनना पड़ता है। ठीक है। पहला बात दूसरा, ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आने वाले टाइम में किसी भी व्यक्ति के साथ ये गलत ना कर पाए, हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छे से रह सके। अगर इस देश में एक जुडिशरी ऑफिसर करप्ट है, बायस्ड है, और उसका सीनियर उस पर एक्शन ले ही नहीं सकता, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्रार विजिलेंस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल एक्शन ले ही नहीं सकते, तो उनको अपनी सीट पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। मेरे साथ अच्छा पॉइंट ये है कि मैंने हर चीज़ मेल पर डाली हुई है। अब आप ये देखो कि इन जुडिशरी सिस्टम से लड़ना कैसे है आप लोगों को। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। मैं तो इनकी ऐसी तैसी फेर दूंगा। सिंपल सी बात है। एक वकील कोर्ट के अंदर बार बार रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, रॉन्ग एफिडेविट सबमिट करता है, एविडेंस नहीं देता है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं होना चाहिए। एक एडवोकेट बार बार कोर्ट के अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, एफिडेविट रॉन्ग एफिडेविट सबमिट करता है, रॉन्ग विटनेस लेके आता है, जज उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। इन्होंने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया। इन्होंने सोचा था ये क्या करेगा, इसको कानून कानून तो पता नहीं। ठीक है, हम जो लिख देंगे वो सही हो जाएगा। पर इनको ये नहीं पता था भाई, मैंने कानून पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और मुझे कानून पढ़ने के लिए इनक्रेज किया प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर एन एस गिल ने। कि बेट उन्होंने एक बात बोल दी थी कि बेटा तेरी लड़ाई बहुत लंबी है, तो इसलिए तेरे को कानून पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये बात मेरे को बोली थी। पर उन्होंने एक चीज़ भी बोल दी थी और मेरे को पहले दिन ही, आशीष बंसल का जजमेंट पढ़ने के बाद। और एडवोकेट एन एस सूद को ये बोल दिया था उन्होंने कि तू सुधर जा नहीं तो मैं इन्वेस्टिगेशन कर दूंगा। मैंने कहा सर एडवोकेट एन एस सूद फ्रॉड है। वो कहते ये फ्रॉड नहीं है, तेरी वाइफ फ्रॉड है। उन्हें इशारा कर दिया कि भाई ये फ्रॉड है। ठीक है? और एन एस सूद को उन्होंने बोल दिया कि सुधर जा नहीं तो
मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। अब वो रिटायर्ड जज ले आए हैं। पहला एडवोकेट था भरत वर्मा, दूसरा एडवोकेट था NS2, तीसरा एडवोकेट अब है रिटायर्ड जज मिस्टर सुखवीर, नाम शायद उनका है सुखबीर सिंह शायद, ठीक है, रिटायर्ड जज हैं। उसी ने स्टेटमेंट दी है कि DV एक्ट सेक्शन 21 के अंदर टेम्पररी कस्टडी का प्रोविजन नहीं है। एक रिटायर्ड जज है वो, उसको ये नहीं पता कि प्रोविजन है या नहीं। बताओ। जब मैंने चीफ जस्टिस इंडिया को मेल डाली कि आपके तो जुडिशरी ऑफिसर को DV एक्ट सेक्शन 21 के अंदर टेम्पररी कस्टडी का प्रोविजन है ही है या नहीं, तो उसी टाइम उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। जगबीर सिंह ने एक नया ऑर्डर दे दिया उस मेरी मेल के बाद कि टेम्पररी कस्टडी नॉट ग्रांटेड। पहले वो लिख रहा था लॉ में प्रोविजन नहीं। चलो, बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा है। दीप्ति गोयल की मैं बात करूं, और पमेल प्रीत कौर की मैं बात करूं, या डॉक्टर हरप्रीत कौर की मैं बात करूं, या मैं अरुण गुप्ता जी की मैं बात करूं, ये वो जज हैं जिन्होंने आशीष बंसल के जजमेंट को पढ़ा और रिकॉर्ड को देखा। उसके बाद भी इन लोगों ने अपनी इंटीग्रिटी नहीं दिखाई। अरुण गुप्ता जी ने इंटीग्रिटी तो अब दिखाई जब उनको पता लगा कि भाई साहब ये तो हट ही नहीं रहा, ये तो CBI डायरेक्टर तक पहुंच गया, ठीक है, और इसने तो सारे एविडेंस सारे मेल पर डाल दिए। अब वो अपनी इंटीग्रिटी दिखा रहे हैं। पहले वो मुझे बोलते थे कि 7.5 लाख रुपए तुम्हारा डिवोर्स अप्रूव कर देता हूँ। उन्होंने ना तो दीप्ति गोयल पे कोई एक्शन लिया जो मैंने एप्लीकेशन दी, ना उन्होंने पमेल प्रीत कौर पे एक्शन लिया जो मैंने एप्लीकेशन दी, ना उन्होंने जगबीर सिंह के ऊपर एक्शन लिया जो मैंने एप्लीकेशन दी। आशीष बंसल और विक्रमजीत सिंह की ट्रांसफ़र कर दी गई, ये इन्होंने एक्शन लिया सिर्फ। 4 साल मेरी ज़िंदगी ख़राब की, मेरा टाइम ख़राब किया, मेरे पैसे ख़राब करे। चलो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी लगातार मेल डाल रही है। चीफ सेक्रेटरी अभी तक भी मेल डाल रहा है एक्शन लेने के लिए। अभी CBI डायरेक्टर पर केस पहुंच गया। अब देखते हैं CBI डायरेक्टर क्या करते हैं, हमारे कितनी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मैंने वैसे उनको मेल डाला है कि सर पहले भी आपने केस फॉरवर्ड करा था, तो वो थोड़े उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया, बट वो ना स्केर्ड थे, डर गए जब उनको पता लगा कि वे जजों के ऊपर केस फाइल करना। तब कोई ऐसा दुबंग पुलिस ऑफिसर देना इन्वेस्टिगेशन के लिए जो किसी भी पॉलिटिकल पावर या किसी भी जुडिशरी पावर से ना डरे और बेधड़क होकर जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद मैंने जब अतुल सुभाष की वीडियो देखी और मैंने जो मेल डाली वो आपके साथ शेयर कर दी है, वो आपने देख ली हो। बट यही है कि जुडिशरी सिस्टम तो करप्ट है। आम आदमी को ये जस्टिस देने के काबिल है ही नहीं। ये अपनी मर्जी से किसी को भी अंदर कर देते हैं, किसी को भी बरी कर देते हैं। ये अपने घर का कानून चला रहे हैं। जब एक जुडिशरी ऑफिसर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूल एंड रेगुलेशन नहीं पता, वो उसको फॉलो नहीं करता, फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं करता, और एक जुडिशरी ऑफिसर अगर फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय करता है और लॉ को डिस्ट्रॉय करता है, और जो जुडिशरी ऑफिसर जुडिशरी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, तो क्या वो जज बनने लायक है? ये चीज़ मैं आपको सोचता हूँ। आप लोग देखिए कि इसको कैसे हैंडल करना है।